बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 19 फरवरी और पाकिस्तान में बुध की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने बलूचिस्तान से रखते हैं, जहां पर हालात कशीदा तो थे ही, अब जंगी बुनियादों पर खराब हो रहे हैं। कल रात की खबर है कि कोयटा से फैसलाबाद को आती हुई एक बस को रोकने की कोशिश की गई। बस नहीं रुकी तो उस पर फायरिंग की गई, उसके टायर फाड़े गए। जब बस रुक गई तो उसके अंदर चढ़कर लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक किए गए और जो पंजाबी उस बस के अंदर सवार था उसको नीचे उतार कर कत्ल कर दिया गया। जी हाँ, कोयटा से फैसलाबाद की तरफ आने वाली ये जो बस थी, इसमें तकरीबन दर्जन भर के करीब लोगों को बस से उतार कर उनके शनाख्ती कार्ड देखने के बाद, इस बात का बिल्कुल मुकम्मल तसल्ली करने के बाद, तयन करने के बाद कि उनमें जिन लोगों को उतारा गया है वो उनका ताल्लुक पंजाब से है, उनको चुन चुन कर सरों में गोलियां मारकर वहां कत्ल कर दिया गया। उसके बाद जो प्रेस रिलीज हमारे सामने आई है वो वही है जो अमूमी प्रेस रिलीजेज हैं, उसी तरह की जिनमें हम अपने आप को नंबर 1 करार देते हैं और जिस तरह की हमारी लाइनें हैं कि पाकिस्तान रहती दुनिया तक रहने के लिए बनाया गया था। हालांकि 1971 में हम इसे 2 टुकड़े कर चुके हैं और अभी ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, आगे आपके सामने मौलाना फजल रहमान का एक बयान रखते हैं और फिर उमर अयूब का एक बयान रखते हैं। तो आप खुद सोचेंगे कि एक तरफ आप बलूचिस्तान के हालात देखें और दूसरी तरफ आप हमारे जो मिलिट्री की टॉप लीडरशिप है उनके मामला देखें, तो आपको खुद समझ आएगी कि प्रायोरिटीज़ जो है वो बहुत ही खतरनाक सिमत पर जो है वो रखी गई हैं। फजल रहमान कहते हैं कि मैं इलेक्शन से पहले अफगानिस्तान गया, तालिबान हुकूमत को पाकिस्तान की रियासत की तरजीहात से आगाह किया, एक एक नुक्ते पर कायल किया। उन्होंने कहा हम इन खतूत पर पाकिस्तान के साथ चलने को तैयार हैं। किसने इस पर पानी फेरा और वो प्रोसेस रोक दिया। मेरी रियासत के करता धरता इतने नाअहल साबित हुए कि किए कराए काम को भी निभा ना सके। फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि जो बलूचिस्तान में मौजूदा सूरत हाल है वो जो करता धरता है, अब सबको पता है करता धरता तो एक ही शख्सियत है, कोई और नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अमली तौर पर मार्शाला है और डिक्टेटर जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री है और उन्हीं के पास तमाम का तमाम इख्तियार है, उन्हीं के पास तमाम का तमाम कंट्रोल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फजल रहमान जो है वो डायरेक्टली मिलिट्री चीफ जो है जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री, उनको वो कसूरवार ठहरा रहे हैं जो कुछ भी अफगानिस्तान के साथ मामलात में हो रहा है। और स्पेसिफिक टू जो जाहिर है अफगानिस्तान के साथ जो मामलात हैं वो तो ज़्यादा केपी में है, लेकिन उसका फिर तमाम का तमाम नज़ला जो है वो बलूचिस्तान में भी गिरता है और मामलात ज़्यादा ख़राब होते हैं। इसी से एक जुड़ा हुआ उमर अयूब साहब का बयान है जो ये कहते हैं कि वो कई महीनों से ये बता रहे हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान में हालात जो हैं वो जंगी बुनियादों पर ख़राब हो गए हैं। 4 से 5 ऐसे अजला हैं बलूचिस्तान के अंदर जिनमें ना पाकिस्तान का झंडा लहराया जा सकता है और ना ही पाकिस्तान का तराना पढ़ा जा सकता है। मतलब अमली तौर पर वहाँ पर इस वक्त मामलात बहुत ही मखदूश हैं। दूसरी तरफ फजल रहमान साहब का एक और बयान है जो इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक है। वो बयान है कि इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला में पोजीशन ये है कि अगर वो अलहदगी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लेगा और पाकिस्तान को तकसीम तसव्वुर किया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये मुल्क टूटने की बात मैं नहीं कह रहा। ये मुल्क टूट जाएगा या मुल्क टूट जाने के बिल्कुल करीब पहुंच गया है या किसी भी वक्त टूट सकता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मौलाना फजल रहमान साहब की स्टेटमेंट है। दूसरी तरफ आप देखें कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो चोलिस्तान में जाके ग्रीन पंजाब इनिशिएटिव के फीते काटते हैं और वहाँ पर जो मरियम नवाज शरीफ हैं वो लज्जा रही हैं, शर्मा रही हैं और इन चीज़ों में हम पड़े हुए हैं। अगले दिन आर्मी चीफ इस पर गुस्सा करते हैं और वो स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते हुए अपना एक बयान देते हैं कि खवातीन के खिलाफ कोई बदतमीजी ना करे और उससे अगले दिन इमरान खान की जो मुलाकातें हैं वो भी बंद कर दी जाती हैं। उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है। उनकी ज़ौजा बुशरा बीबी को भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है। इमरान खान की तमाम जो केसेस हैं उनकी समाअत जो है उसको भी लंबे अरसे के लिए मुलतवी कर दिया जाता है। अब आप ज़रा मुलाजा फरमा लें, ये जो दोनों खबरें मैंने आपके सामने बलूचिस्तान की रखी हैं और ये कोई एक खबर फैसलाबाद के जो शहरी थे जिनको बस से उतार के कत्ल किया गया, ये एक दिन का मामला नहीं है। हर रोज़ वहाँ पर या तो हमारी अफवाज के सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान शहीद हो रहे हैं या वहाँ पर सिविलियन इस तरीके से शहीद हो रहे हैं। अभी चंद दिन पहले आपको याद है कि ऐसी बसों के ऊपर हमला किया था और वहाँ पर दर्जनों लोगों को कत्ल कर दिया था, याद होगा आपको। तो ये रोज़ के रोज़ ये मामला जो हैं वो चल रहे हैं, लेकिन हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो वही हैं कि हमने किसी न किसी तरीके से झूठ बेचना है, झूठा मंजन बेचना है, मीडिया को कंट्रोल करना है, सोशल मीडिया को कंट्रोल करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद तोड़ने की कोशिश करनी है, उनके दरमियान नफाक डालना है। हमारी तमाम तर प्रायोरिटीज़ ये हैं कि हमने किस तरीके से जो पंजाब की रानी है, महारानी है मरियम नवाज शरीफ, उनके इक़्तिदार को दवाम बख्शना है। ये हमारी इस वक्त मिलिट्री लीडरशिप जो है वो ज़्यादातर इन चीज़ों के अंदर मसरूफ़ है। अच्छा जी, अब अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो है कि इमरान खान मेरी कैद में है। जी हाँ, ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत ही मैं यही कह सकता हूँ कि तकब्बराना स्टेटमेंट्स हैं जो मरियम नवाज शरीफ ने दी हैं। उन्होंने कहा है कि जो इमरान खान है, देखें हालात ने कैसा पलटा खाया है कि तुम मेरे पास कैद हो। एक तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब उनसे बड़े हैं, उनके वालिद की उम्र के आगे पीछे होंगे, लेकिन फिर मरियम नवाज शरीफ के ऊपर क्या ये गिला करना। वो तो अपने वालिद को भी कहती हैं कि नवाज शरीफ आएगा, जेल नहीं जाएगा। वो तो बाप को भी ऐसे ही बुलवाती हैं, तो इमरान खान साहब को वो तुम कह के बुलवा रही हैं। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल को मसला है, तरबियत का कोई मसला है, मैं यही कह सकता हूँ माजरत के साथ। बहरहाल उन्होंने कहा कि तुम मेरे पास कैद हो, तुम्हारे ताले की चाबियाँ मेरे पास हैं, तुम्हारी आज़ाद फ़ज़ाओं का इख्तियार मेरे पास है। ये मरियम नवाज शरीफ के कोट एंड कोट वर्ड्स है जो असदुल्ला साहब ने रिपोर्ट किए हैं और वो कह रहे हैं कि मरियम नवाज ये तकब्बर से भरे हुए, रौनत से भरे हुए ये अल्फाज कह रही हैं।
अच्छा, बनते हैं उनके कहने, क्योंकि पाकिस्तान में तो सबको पता है कि वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की कैद में है। अभी इमरान खान साहब ने भी जेल से यही बताया है कि हर काम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के कहने पर होता है। मैं नहीं कह रहा ये इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खानम साहबा का जो आज ही का बयान था, मतलब कल का बयान था जो जेल के बाहर से, वो वाज़ेह था कि जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी किया जा रहा है वो जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से किया जा रहा है। अब मरियम नवाज शरीफ साहब का ये कहना, जब पूरी दुनिया को ये पता है कि इमरान खान असल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कैद में है, मरियम कह रही है कि वो मेरी कैद में है, तुम मेरे पास कैद हो, तुम्हारे ताले की चाबी मेरे पास है, तुम्हारी आज़ाद फ़ज़ाओं का इख्तियार मेरे पास है। तो ये किस तरीके से, कैद तो वो जनरल आसिम मुनीर की कैद में है, सभी को पता है, और वहाँ कर्नल भी उन्होंने लगा रखा है। तो फिर मरियम साहबा इतनी ओनरशिप कैसे ले रही हैं? क्या उन्हें फ़ौज में भी कोई इख्तियार दे दिया है? क्या जनरल साहब ने इनको जनरल बना दिया है मरियम साहबा को? ये अब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी बैठती हैं। क्या ये मोहतरमा जो है इनको जनरल का रैंक मिल गया है, या किस तरीके से? या कोई ओनरशिप है इनके पास, या जनरल आसिम मुनीर साहब की कोई ओनरशिप है इनके पास? मतलब क्या मामला है कि कैद तो वो उनकी में है, लेकिन ये कह रही है मेरी कैद में है। तो मैं तो समझ नहीं सका कि ये इस कदर रौनत और ओनरशिप इनके पास कहाँ से आ गई है। आप ही इस पर ज़रा कोई रोशनी डालिएगा तो मैं मज़ीद इस बात को समझ सकूंगा। अच्छा जी, अगली खबर जो इसी से रिलेटेड आपके सामने रखनी है वो खबर है कि नवाज शरीफ ने नवाज शरीफ को जो जनरल बाजवा ने सज़ा दी वो गलत थी, और साकिब निसार के साथ मिलकर सज़ा दी। और इस पर आगे से लौंडा लपाड़ा जी ने पूछा कि इमरान खान आपकी इस बात से अग्री नहीं करते, वो आपसे डिसअग्री करते हैं। जिस पर शेर अफजल मरवत ने आगे से कहा कि मैं कव्वाल के पीछे, मैं कोई उन्होंने असल में तो कहा मैं चापलूस नहीं हूँ, मैं कव्वाल के पीछे बैठ कर ताली बजाने वालों में से नहीं हूँ। मतलब यहाँ पर वो इमरान खान को कव्वाल कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो भी लोग इमरान खान को फॉलो करते हैं वो उस कव्वाल के पीछे बैठे ताली बजा रहे हैं, और उन्होंने इनकार किया है कि वो ताली नहीं बजाएंगे। अच्छा, इतना ही नहीं, उन्होंने इससे आगे भी बहुत ही खूबसूरत बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान मेरे से इनसिक्योर हो गए हैं, और जब से इलेक्शन हुआ उसके बाद से इमरान खान सख्त इनसिक्योर है। ये लफ्ज़ उनका इनसिक्योर नहीं था, लेकिन कहने का मतलब उनका यही है कि इमरान खान के दिल में मेरे खिलाफ जो है वो मामला डाल दिए गए हैं, और उनको ये लगता है, जो अगला जुमला है वहाँ से ये लफ्ज़ निकलता है इनसिक्योर, जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इमरान खान को लगता है कि मैं उनका नेमुल बदल हूँ, या मैं उनकी जगह पर तैयार किया गया हूँ, या मैं उनका मुतबादल हूँ। और उस पर एंकर ने सवाल पूछा कि क्या आप मुतबादल हैं और आप मुतबादल बनना चाहते हैं? तो उस पर उन्होंने कहा कि अगर आवाम में मकबूलियत है तो मैं बताइए इस पर मेरा क्या कसूर है। मतलब उन्होंने एक तरफ तो इमरान खान साहब को कवाल कह दिया, और इस बात से इनकार कर दिया कि वो पीछे बैठकर ताली बजाएंगे, और जितने लोग इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं उनको इमरान खान साहब अगर कवाल हैं तो उनको पीछे ताली पीटने वाला कह दिया। और उसके साथ ही उन्होंने ये बताया कि इमरान खान मेरे से अब इनसिक्योर हैं, और मैं अगर मकबूल हूँ तो मेरा कसूर नहीं, मैं आवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल हूँ। वैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगले चंद महीनों में देखते हैं आपकी मकबूलियत कितनी होती है। लेकिन एनीवेज, इस पर मैं कुछ ज़्यादा तजिया नहीं करता। इस टाइम शेर अफजल मरवत साहब को यही लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो आवाम में मकबूल है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो वुकला से रिलेटेड है। वुकला में हिलजुल हो रही है, उम्मीद तो मुझे कुछ नहीं है वुकला में कि हिलजुल को बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन आजकल कुछ बातचीत जो है वो चल पड़ी है वुकला के अंदर। और वो बात यह है कि अब अली अहमद कुर्द साहब ने बयान दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है इसको हम हाथ डाल लेंगे, और इसको फाड़ देंगे, और इसको हम ये कर देंगे, इसको हम वो कर देंगे, हमें कोई रोक नहीं सकेगा। तो ये आपको पता है कि पीका एक्ट आया, हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों ने भी ऐसी बातें की, लेकिन उसके बाद आपको नजर आ रहा है कि कहीं पर कोई खास मुज़ाहमत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, कोई भी नहीं कर रहा, चंद लोग कर रहे हैं, पर ज़्यादातर लोग जो है उसी तनख्वाह पर काम करने को तैयार हैं। वुकला बरादरी के साथ तो क्या कुछ नहीं हो गया। आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लूट लिया गया, सुप्रीम कोर्ट को लूट लिया गया, लाहौर हाई कोर्ट को लूट लिया गया, अब तो पेशावर और बलूचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट को भी लूट लिया गया। अब इस सारे मसले पर वुकला खामोश रहे हैं। अब ये अली अहमद कुर्द साहब ने एक तता बयान दिया है। मेरा तजिया इस पर यह है कि ये महज तता बयान है, इसको ज़्यादा सीरियस ना लीजिएगा, और खामखा सीरियस लेके अपनी कोई उम्मीदें इसके साथ वाबस्ता ना रखिएगा। उसकी वजह यह है कि चंद वुकला तो कोई ना कोई एहतजाज करना चाहते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी वुकला है वो ना ही एहतजाज करने में इंटरेस्टेड है, और ना ही उनको मेरा ख्याल है लगता है कि उनके एहतजाज करने से कोई फ़र्क पड़ना है। और उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है जो आज़म नज़ीर तारड़ और दूसरे लोग जो हैं जिनको खरीद चुके हैं, वो भले नौकरियां देकर हों, और भले उनके चैम्बर्स को खरीदने की बात हो कि उनमें से किसी एक को एडजस्ट कर दिया, भले प्लॉट हों, भले और ऐसी मरात हों, बहरहाल उनमें से ज़्यादातर लोगों को वो किसी न किसी तरीके से अपने साथ जोड़ चुके हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो सरकारी हाजन साहबा की है। आपको एक क्लिप दिखाएंगे सरकारी हाजन साहबा के नाचते हुए हाथ। ये अब बिल्कुल भी इसको औरत कार्ड ना खेल लीजिएगा, यहाँ पर नाचना जो है वो उस तरीके से नहीं कह रहा, ये मैं मुस्बत तरीके से कह रहा हूँ, बहुत आपका एहतराम करते हुए। तो इसको नाचने से, नाचना दूसरे के साथ, डांस के साथ ना लिया जाए। ये जैसे आंखें नाचती हैं, ये वो वाली बात मैं कर रहा हूँ। तो सरकारी हाजन साहबा के जो नाचते हुए हाथ, अदाएं, दोबारा से अदाएं, मैं उस सिमत में आपको खातून समझ के अदाओं की बात नहीं कर रहा, मर्दों की भी अदाएं हो सकती हैं, जैसे मैं अभी इस वक्त अदा से बात कर रहा हूँ। तो आपका जो हाथों का नाचना, आपकी आंखों का नाचना, आपकी अदाएं, आपके हाथों की फुलझड़ियाँ निकलना, वो ज़रा मुलाजा फरमानी है आपने आसमा शराजी साहबा की साथ स्क्रीन के ऊपर, और देखेंगे किस तरीके से एक ही चीज़ साबित कर रही है। इस कदर, वैसे तो ये औरत कार्ड खेलने की एक्सपर्ट है, और अभी मैं इन पर तनकीद करूंगा सरकारी हाजन साहबा को, तो फिर ये औरत कार्ड निकाल लेंगी। लेकिन बहरहाल हमारी मजबूरी है, जब जब ये इस तरह की जर्द सहाफत करती हैं तो हमें इनको एक्सपोज करना पड़ता है। गौर कीजिए कि इनमें इतनी शर्म नहीं है कि ये पूछें कि मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म को आइसोलेट कर दिया गया किस कानून के तहत। इनमें इतनी शर्म नहीं कि ये पूछें कि उनका जो मुकदमा है उसको क्यों जेल के अंदर ही चलाया जाता है, उनको बाहर आवाम में क्यों नहीं लाया जाता। वो ये साबित करने पर तुली हुई हैं
कि जो खत लिखे हैं इमरान खान ने 3, वो खत जो हैं वो इमरान खान ने नहीं लिखे, वो किसी और ने लिखे हैं, और वो खतों की बदन बोली पर बात कर रही हैं। इनकी पहले तो अपनी बदन बोली देखिए, बॉडी लैंग्वेज कैसे ये बिल्कुल मुकम्मल ऐसे ही है कि जैसे कोई मैजिशियन, जैसे कोई जादूगर नहीं है। मतलब इनके हाथ नाच रहे हैं, इनकी आंखें नाच रही हैं, इनकी आप पूरी की पूरी जो बॉडी लैंग्वेज बदन बोली है वो देखिए कि किस तरीके से, कितनी ज्यादा शैतानियत है उसके अंदर। जी हाँ, ऐसे लग रहा है कि इब्लीस से कोर्स करके आई हुई हैं, इब्लीस ने इनको अपना नायब जो है वो इसमें बनाया है, जिस तरह की ये सहाफत कर रही हैं। तो जरा गौर कीजिए, और पूरे का पूरा फोकस इस बात पे है कि खत इमरान खान ने नहीं लिखे, किसी और ने लिखे। हालांकि सहाफी के तौर पर अगर इमरान खान उन खतों को ओन करते हैं, क्योंकि मीडिया के साथ तो वो बात करते हैं हर रोज, अगर वो खुद कहते हैं कि खत मैंने लिखा है, तो पूरी दुनिया के मुरवजा सहाफती असूलों के ऊपर आप यही मानेंगे कि वो खत इमरान खान ने लिखा है। अब तो वो खतों की बॉडी लैंग्वेज भी फाइंड आउट करना शुरू हो गई है मोहतरमा। क्या कहा इन्होंने, क्या इनका पूरे का पूरा इस्तदलाल है, ये जरा सुनिए। लेटर इमरान खान साहब ने खुद लिखे? जाहिर है, और मैं थोड़ी लिखता हूं। नहीं, वो आपको देते हैं लिख के खत, मेरे से बाकायदा? तो मेरे से तो जो गुफ्तगू होती है मैं बाहर आके कर देता हूं। नहीं, वो इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब के जो खत आते हैं, पूछ के बताऊं। हम जेल मेरे अंदर है, जेल जिनके अंदर है उनसे पूछो। खत आते हैं बाकायदा, देखिए ना, एक तो रुका होता है, लिखा हुआ। आप इमरान खान साहब हाथ से लिखा हुआ भेजे, उन पे सब दुनिया आंखें बंद करके यकीन कर लेगी। वो आप शो कर सकते हैं कि ये खत है जो इमरान खान साहब ने मुझे दिया है। वो जो खत आता है उसका मतन कहां से आता है, कैसे आता है, कौन देता है? उनके ज़बानो बयान में जो वो कहते हैं और जो लिखा जाता है उसमें बहुत फर्क है। मसलन क्या नहीं था उसमें यही बात नहीं थी ना कि जो उन्होंने जिक्र किया कि पॉलिसी को तब्दील कीजिए, और उसका जो लबो लहजा था, उनका बोलने का जो बॉडी लैंग्वेज थी वो मुख्तलिफ थी, जो लिखा गया था वो मुख्तलिफ। बॉडी लैंग्वेज क्या आप यानी बताया जिस तरह से उन्होंने। ये कौन सा खत है जिसमें बॉडी लैंग्वेज भी नजर आती है? आज क्या है आप लोगों को? हम चाह रहे हैं कि खत तक पहुंचा जाए। खत तक वो नहीं पहुंचे जो वहां पे हर वक्त देते रहते हैं, आप और मैं कैसे पहुंचे? सुन लिया आपने। तो ये है, ये वो शर्मनाक सहाफत है जिसपे इन लोगों को ना शर्म आती है, लेकिन आए क्यों, इन लोगों ने अपना कलम जो है वो गिरवी रखा हुआ है, और उसके बदले जाहिर है कुछ ना कुछ इन्हें सुकून मुयसर आता होगा कहीं ना कहीं से। इसीलिए तो ये इस हद तक चले जाते हैं कि एक मजलूम जो जेल में पड़ा है 500 से ज्यादा दिनों से, बजाय इसके कि मजलूमों के हक के लिए बात करें, ये बात वो कर रही हैं जिसका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि इमरान खान उन खतों को ओन कर रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो रावलपिंडी की एक अदालत ने आज शर्मनाक तरीन हरकत की है। उन जज साहब का पता करेंगे, अभी मेरे सामने उनका नाम नहीं है, अगले व्लॉग में जरूर रखेंगे आपके सामने नाम इंशाल्लाह। इस कदर शर्मनाक हरकत की है कि समझ से बाहर है। 26 नवंबर को जब कत्ल गारत की गई, तब बहुत सारे लोगों को वहां से गिरफ्तार भी किया गया, मिसाल बनाने के लिए, डराने के लिए। उनको मुकदमात के अंदर उलझाया हुआ है और उनको अभी तक जमानतें नहीं दे रहे। उन पर एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के अंदर केसेस चलाए गए। एटीसी ने उनकी जमानतें कैंसिल कर दी। वो पिछले, आप सोच ही सकते हैं कि नवंबर के बाद से दिसंबर भी गुजर गया, जनवरी भी गुजर गई, अब 2.5-3 महीने से वो लोग जेलों में बंद हैं। उनकी जो जमानत थी वो हाई कोर्ट में लगी। हाई कोर्ट ने रावलपिंडी लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने ये केस सुना, और बजाय इसके कि इन मासूमों को, मजलूमों को रिहा किया जाता, एक शर्मनाक फैसला दिया जो रावलपिंडी बेंच है उसने। मैं ये कहूँगा बल्कि घटिया फैसला दिया, शर्मनाक से भी ज़्यादा। फैसला क्या दिया कि एटीसी ने जो जमानत खारिज की है वो गलत खारिज की है। जरा गौर कीजिएगा, आपने पूरी गौर से सुननी है ये बात। एटीसी ने, अदालत ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा रावलपिंडी बेंच ने, कि एटीसी ने जो इन लोगों की जमानत खारिज की वो गलत की है। अब लॉजिकल तो यही बनता है, गलत खारिज की है तो हाई कोर्ट जमानत दे देगी, क्योंकि जमानत का ही मुकदमा उनके सामने दायर किया गया है, तो वो इन मासूमों को रिहा कर देगी। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने वापस रिमांड किया है केस एटीसी को कि अब दोबारा इनकी जमानत का केस सुने। अब एटीसी फिर 15-20 दिन जाया करेगी, और फिर जाके दिल करे तो वो कहते हैं कि जमानत नहीं देते, और दिल करे तो वो जमानत दे दें। लेकिन आप ये देखिए कि हाई कोर्ट जो ये मान रही है कि एटीसी ने गलत इनकी जमानत जो है वो खारिज की या जमानत देने से इनकार किया, मुस्तरद की, मान रही है, लेकिन मासूमों को जेल से नहीं निकाल रहे। उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हो या दूसरे जो मिलिट्री के जनरल्स हैं, वो ये कहते हैं कि हम पर इतनी तनकीद क्यों होती है। समझ से बाहर है कि आप मासूमों के साथ क्या कर रहे हैं। इस तरीके से तो कोई गासिब भी नहीं करता, कोई गासिब हुक्मरान जिसने बाहर से आके कब्जा किया हो वो भी अपने लोगों के साथ नहीं करता। अगर आपने इमरान खान से, हमसे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बदला भी लेना, तो ये जो मासूम वर्कर्स हैं इनका क्या कसूर है बेचारों का, इनके साथ आप क्या कर रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो मजदूरी करते हैं, अपना चूल्हा चलाते हैं, और फिर बहुत सारे लोग जो कहते हैं एहतजाज नहीं होता। आप जरा सोचिए कि जो एहतजाज करते हैं उनके साथ ये क्या सलूक करते हैं। तो शर्मनाक पूरी की पूरी अदालती जो कार्रवाई है उसके ऊपर मैं यही कह सकता हूँ। अच्छा, अगली खबर जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर ने भड़क मारी है, और उन्होंने भड़क ये मारी है कि मैं अपनी मर्जी से नहीं लाया गया, मुझे हुकूमत ने पसंद किया और यहाँ लाया है। जो जजेस अदालतों में बैठ के भड़के मारते हैं वो उनके पास इख्तियार है, वो फैसले दे लें। ये बात उनकी किसी हद तक दुरुस्त है। जब फैसले देने का वक्त था तब जो बहुत ही मोतबर जजेस थे, मसलन मंसूर अली शाह साहब, अतर मिन्ला साहब, जिनके ऊपर उम्मीदें थी कौम को, वो उस वक्त फैसले ना दे सके। अब पछता रहे होंगे, अपने हाथ बांध चुके हैं और अब वो भी स्टक हो चुके हैं। लेकिन सरफराज डोगर साहब की एक बात गलत बयानी पर मबनी है। उन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं, मुझे तो हुकूमत लेके आई। ये मुमकिन नहीं कि आपको पता नहीं था, जाहिर है आपकी मर्जी के साथ लाई है हुकूमत, है, लेकिन आप ही की मर्जी के साथ हुकूमत जो है वो आपको लेकर आई है। मुझे यहाँ से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।